वेलकम टू मैम की क्लास। आज की क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी कि क्लास 11th के अर्थशास्त्र की पुस्तक जो है उसका चैप्टर 6 जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ग्रामीण विकास, उसका प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। इसके अभ्यास में कुल 17 क्वेश्चन हैं, 17 प्रश्न हैं। इन 17 प्रश्न को मैं एक एक करके आपके सामने इनका उत्तर भी ले आऊँगी, उसको आप पॉज करके लिख भी सकते हैं और उन उत्तरों को आपको स्पष्ट भी करूँगी, समझाऊँगी भी। केवल लिखना ही नहीं है बल्कि समझना भी है। तो लेट्स स्टार्ट। भाई जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है। ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है? ग्रामीण यानी गांव का। तो ग्रामीण विकास से जुड़े मुख्य प्रश्नों को स्पष्ट करें। प्रश्नों का मतलब हुआ मुख्य समस्याओं को स्पष्ट करें, ठीक है, वो समस्याएं जो प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। तो ग्रामीण, इसका उत्तर लिखा है, ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है जो एक ग्राम के चहुमुखी विकास यानी एक गांव के चारों तरफ के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले सभी क्षेत्रों पर केंद्रित है। तो ग्रामीण विकास से जुड़े मुख्य जो प्रश्न हैं क्या हैं या मुख्य समस्याएं क्या हैं? आधारिक संरचना का विकास। आधारिक का मतलब होता है बेस। आधार यानी कि वो अगर नहीं रहेगा तो विकास कतई नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि किसी गांव में जाना है तो रोड नहीं होगा तो आप जा ही नहीं सकते, पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, बिजली नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसी तरह गांव के लिए स्पेशली जो आधारिक संरचना है क्या क्या है? साख सुविधाओं की व्यवस्था। साख सुविधाएं क्या होती हैं? जैसे कि गांव वालों को, किसानों को खासकर बीज के लिए, सिंचाई के लिए कुछ न कुछ धन की आवश्यकता होती है। तो साख सुविधाओं की व्यवस्था करना यानी उन्हें ऋण देने की व्यवस्था करना। दूसरा है ग्रामीण बाजारों का विकास तथा शहरी बाजारों का एक साथ एकीकरण। मतलब ये कि अगर मान लो गेहूं है तो गेहूं ये गांव से ही जा रहा है शहर में, तो शहर के बाजार और ग्रामीण बाजारों का विकास एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गांव के बाजार में 5 रुपए किलो बिक रहा है और शहर में वो जाके 50 रुपए किलो बिक रहा है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेटेड इनकी जो डेवलपमेंट है वो होना चाहिए। इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकरण, ठीक है। तीसरा है परिवहन एवं संचार के साधनों, बैंकिंग सुविधाओं, बीमा सुविधाओं आदि का विकास। ये सारी चीज़ें आधारभूत फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि गांव में होनी चाहिए। बैंकिंग भी होना चाहिए, साधन होने चाहिए संचार के, टेलीफोन या टीवी, ताकि देश में क्या हो रहा है या किसानों के लिए क्या नियम बनाए जा रहे हैं ये मालूम चले। बीमा सुविधाएं भी होनी चाहिए कि कभी मौसमी, भाई है किसानी मौसमी थिंग्स है, ये डिपेंड होता है मौसम पे, तो बीमा भी होना चाहिए। कभी फसल चौपट हो गई तो किसान बिल्कुल सड़क पे ना आ जाएं, ठीक है। अगला है उत्पादन व घरेलू इकाइयों के लिए बिजली की उपलब्धता। बिजली बहुत आवश्यक है। सिंचाई के स्थायी साधनों का विकास, केवल बारिश पे ना डिपेंड रहे बल्कि सिंचाई के स्थायी साधन का विकास हो। कृषि अनुसंधान और विकास के लिए सुविधाएं। अब कृषि अनुसंधान क्या है? तो कृषि में भी रिसर्च होते हैं, कृषि वैज्ञानिक होते हैं, वो मिट्टी का परीक्षण करते हैं और बताते हैं किसानों को कि कौन सा खाद डालें, कितना डालें, कौन सा फसल उगाएं, उसके बाद कौन सा उगाएं। तो ये सारे अनुसंधान के क्षेत्र में आता है। तो ये सब सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो ये जो है आधारभूत संरचना में आ जाती हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? मानव पूंजी का निर्माण, यानी कि गांव में जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें, शिक्षित रहें और प्रशिक्षित रहें, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ रहेंगी तो वो मानव पूंजी बन जाएंगे, ठीक है। मानव पूंजी के निर्माण के लेसन में मैंने आपको वीडियो भी रिलीज़ की है, वो आपने देखा होगा कि मानव पूंजी का निर्माण किस तरह होता है। तो गाँव में शिशु मृत्यु दर, निरक्षरता, निर्धनता, बेरोजगारी, जीवन प्रत्याशा में कमी, पोषक स्तर में कमी शहरी क्षेत्रों से आगे है। और ये स्पष्ट करता है कि गांव जो है, ग्रामीण क्षेत्र मानव पूंजी निर्माण के लिए कराह रहे हैं। मतलब ये कि वहाँ मानव पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए। गांव में ही अशिक्षा ज़्यादा है, गांव में गरीबी ज़्यादा है, गांव में बेरोजगारी ज़्यादा है, गांव में शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है, निरक्षरता ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें गाँव में नहीं होनी चाहिए, ओके। अगला है निर्धनता उन्मूलन, यानी कि गरीबी को हटाओ। तो गांव में व्यक्तिगत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक इलाके में उत्पादक संसाधनों की पहचान की जानी चाहिए और गैर कृषि गतिविधि के विकास में
गैर कृषि गतिविधि के विकास में, यानी केवल खेती ही नहीं बल्कि खेती से अलग भी उन्हें जो है काम मिलना चाहिए। मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी का उन्मूलन करना आवश्यक है। मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये जो मौसमी है, एक सेकंड में इसको, ये जो मौसमी बेरोजगारी है और प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसका जो है उन्मूलन करना चाहिए। मौसमी का मतलब होता है कि जो खेती है, मौसम आया तो अच्छी हुई, नहीं आया तो किसान बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छुपी हुई जो बेरोजगारी खेतों में है, यानी खेतों में 4 लोग चाहिए, वहाँ 40 लोग काम कर रहे हैं, तो इसका उन्मूलन होना चाहिए। ठीक है, और ये सारे कारण हैं जो गाँव वालों को और गरीब बना देते हैं। और जो लास्ट वाला है, जो आधारभूत संरचना में प्रश्न है, भू सुधार। भू सुधार का मतलब जमींदार, साहूकार या इस तरह के लोग जो कि भूमि को हड़प लेते हैं, उनको हटाना है। तो भू सुधार भूमि को ज़्यादा समानता पूर्वक पुनर्वितरित करना है, यानी किसी की बहुत छोटी जोत है, किसी की बहुत बड़ी जोत है, तो इन सबको बंटवारा जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो 4 चीज़ें हैं आपकी जो कि आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है। प्रश्न है वो है ग्रामीण विकास में साख के महत्व पर चर्चा करें। तो अभी मैंने बताया कि साख क्या होता है, यानी कि ऋण की उपलब्धता। अगर किसानों को, गरीबों को या गांव वालों को अगर कभी लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाए, ऋण लेने की ज़रूरत पड़ जाए, यानी कि कर्ज या उधार लेने की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो कैसे, कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो कृषि में फसल की बुआई, आय प्राप्ति के बीच लंबा अंतराल है। ये लंबा अंतराल क्यों है भैया, हमने बीज लगा दिए, ठीक है, वो फसल बनेगी, कब बनेगी, कब बनेगी, एक समय के बाद। ठीक है, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल आप लोग जान रहे हैं ना, बोई जाती है, उसके 3 से 4 महीने बाद उसे काटा जाता है, तो लंबा अंतराल है। तो किसानों को ऋण की बहुत ज़रूरत होती है, एक तो खेती के कामों के लिए, एक दूसरे चीज़ों के लिए भी। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, किसानों को बीज, उर्वरक, औजारों की प्रारंभिक निवेश के लिए तथा अन्य पारिवारिक व्ययों के लिए, मुख्यतः जब वे मौसमी बेरोजगार होते हैं। ठीक है, जैसे बारिश के मौसम में शुरुआत में धान की बुआई हो गई, उसके बाद वो बेरोजगार हो गए धान के बढ़ने तक, तो मौसमी बेरोजगार होते हैं, तो धन की आवश्यकता होती है। अतः साख एक मुख्य कारक है जो ग्रामीण विकास में योगदान देता है। यदि संस्थागत स्रोत उपलब्ध नहीं होंगे तो किसान गैर संस्थागत स्रोतों से ऋण लेगा, जिससे ऋण की तथा इस तरह उत्पादन की लागत बढ़ेगी। यहाँ स्पष्ट कर दूं मैं, संस्थागत स्रोत उपलब्ध नहीं होंगे, यानी बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सब नहीं होगा, तो किसान गैर संस्थागत स्रोत जैसे जमींदार, साहूकार, सूददार जो होते हैं, जो कि ज़्यादा ब्याज लगा करके वापस लेते हैं ऋण उनसे। ठीक है, तो ऋण उनसे लेने से लागत, उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। बैंक अगर 2% ले रहा है, अगर ये साहूकार के पास जाएंगे तो वो 10% लेगा। ठीक है, तो 10% भरना पड़ेगा। ठीक है, तो उत्पादन की लागत अपने आप ही बढ़ जाएगी। तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं, गरीबों की ऋण आवश्यकताएं पूरी करने में अति लघु साख व्यवस्था की भूमिका की व्याख्या करें। अब ये अति लघु साख क्या है, देखो भाई, जो ग्रामीण होते हैं वो मध्य या फिर मध्यवर्गीय में आ जाते हैं, या तो फिर गरीब ही होते हैं ज़्यादातर। तो उनकी जो बचतें होती हैं ना, बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत लाखों में वो बचत नहीं कर पाते, कुछ सैकड़े या फिर 1000 में कर पाते हैं। तो इसमें अति लघु साख की जो व्यवस्था की भूमिका है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब अति लघु साख क्या है, स्वयं सहायता समूह, SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे अति लघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है, ग्रामीण ऋण के संदर्भ में उभरती हुई घटना है या उभरती हुई व्यवस्था है। पहला, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण परिवारों में बचत को बढ़ावा देते हैं। SHG छोटी बचतों को जुटाकर अपने अलग अलग सदस्यों को ऋण के रूप में देने की पेशकश करते हैं। आपके अगर इलाके में, ग्रामीण इलाके में आप लोगों ने देखा होगा, जो एक होता है BC कहते हैं। अब इसका फुल फॉर्म तो मुझे भी नहीं, BC के रूप में ये जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सहकारी समितियाँ क्या करती हैं कि 20 से 30 लोगों की छोटी छोटी बचतें मिला लेती हैं, और जब जिसको ज़रूरत होती है एक एक करके सभी को ऋण के रूप में दिया जाता है। तो
ऋण के रूप में देने की पेशकश करते हैं। स्वयं सहायता समूहों द्वारा ऋण औपचारिक ऋण की तुलना में बेहतर होता है क्योंकि यह बिना कुछ गिरवी रखे ब्याज की एक सामान्य दर पर दिया जाता है। मार्च 2003 तक 7 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह कार्यशील थे, यानी कि इसका क्रेज जो है वो बढ़ा है। अगला है कि यह लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि इनसे निर्धनों को बिना कुछ गिरवी रखे कम ब्याज दरों पर न्यूनतम कानूनी औपचारिकताओं के साथ ऋण मिल जाता है। भाई कानूनी औपचारिकताएं तो बिल्कुल इसमें होती ही नहीं है, ठीक है, न के बराबर होती हैं। अब चौथा प्रश्न क्या है? सरकार द्वारा ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए। तो कौन कौन से किए गए हैं? मतलब बाज़ार जो हैं ग्रामीण से, गांव से जो अटैच्ड बाज़ार होते हैं या गांव में जो बाज़ार होते हैं उनका विकास सरकार किस तरह कर रही है? तो पहला है बाज़ारों का विनियमन यानी कि रूल रेगुलेशन लगाना, अच्छे से उसको व्यवस्थित करना, मंडियों का संचालन करना। तो इसमें लिखा है पहला कदम व्यवस्थित एवं पारदर्शी विपणन की दशाओं का निर्माण करने के लिए बाजार का नियमन था। कुल मिलाकर इसे नीति का किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ हुआ। मतलब ये कि किसानों से अगर वो ले रहे हैं 100 रुपये में कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप बाज़ार में इसको ऐसा नहीं कि 10,000 में बेच दें। मतलब यहाँ पे पारदर्शिता होनी चाहिए कि इस उपज को करने में, इस उपज को या आलू हुआ या कुछ भी ऐसा, तो उसको उत्पादन करने में कितना पैसा लगा ये सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें व्यवस्थित और पारदर्शिता होनी चाहिए और एक ही बाज़ार जो है वो एक ही दाम पे चलना चाहिए, ये नहीं कि एक जगह 100 एक जगह 1000। दूसरा है भौतिक आधारित संरचना का प्रावधान। दूसरा उपाय सड़कों, रेल मार्गों, भंडारण गृहों, गोदामों, शीत भंडारण मतलब कोल्ड स्टोरेज आप लोग जानते होंगे, प्रसंस्करण इकाइयों आदि की भौतिक बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान है। भाई कोई चीज़ अगर किसानों से आप लेकर के बेच रहे हो या किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में टमाटर है या आलू है या कोई भी फसल तैयार कर लिए हैं तो उनका भंडारण भी सरकार को ये सब व्यवस्था करनी पड़ती है। कोल्ड स्टोरेज है, गोडाउन है और रेल मार्ग और सड़क से एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया जाता है। अगला है सहकारी विपणन। सरकार के तीसरे उपाय में सरकारी विपणन का मतलब होता है सरकार मार्केटिंग करेगी, ठीक है, और किसान को उचित मूल्य सुलभ कराना है। मतलब ये कि किसान से सरकार एक वाजिब दाम पे ले लेगी, ठीक है, और उसे बाज़ार में बेचेगी। क्योंकि बाज़ार में अगर मान लीजिए किसान किसी चीज़ में 100 रुपये की लागत लगा रहा है तो सरकार उसे 150 में ले लेगी या 200 में ले लेगी, क्योंकि बाज़ार में यह 80 रुपये में इसका दाम गिर जा रहा है, ठीक है। तो सरकार इनको सिक्योर करती है कि भैया तुमने जितना कॉस्ट लगाया उससे कम में नहीं बिकने देंगे, यानी तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। और इससे क्या होता है कि बाज़ार में उपभोक्ताओं को भी सही रहता है कि भाई इन्होंने लागत लगाई तो हमें 150 में लेना है। तो सहकारी विपणन यानी सरकार के द्वारा मार्केटिंग जो होती है इससे किसानों को उचित मूल्य मिलता है। चौथा है नीतिगत साधन। चौथे उपाय के अंतर्गत नीतिगत जैसे कि अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें है न्यूनतम समर्थन कीमत यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP कहते हैं उसे। ये वही चीज़ जो मैंने अभी भी बताया कि सरकार जो होती है एक मिनिमम प्राइस रख देती है किसी भी फसल का, अलग अलग फसलों का अलग अलग रखती है और कहती है कि अगर इससे ज़्यादा में मार्केट में बिके तो बेच लो, नहीं तो तुम हमें बेच दो, यानी सरकार ले लेती है किसानों से, ठीक। अब उसका क्या करती है? उसको भंडारण कराती है, किसके द्वारा? भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के द्वारा इसका भंडारण कराती है। फिर सार्वजनिक, अब ये भंडारण करके करती क्या है सरकार? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के द्वारा खाद्यान्नों और चीनी का वितरण करती है। आप लोग जानते होंगे कोटा की दुकानें होती हैं, उचित मूल्य की, उचित रेट की दुकानें, वहाँ पर सरकार इसी तरह से काम करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले निर्धारित किया, FCI के द्वारा उनका भंडारण कराया और उसके बाद PDS के द्वारा कोटे की दुकान में आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो इन साधनों का ध्येय क्रमशः किसानों को उपज के उचित दाम और गरीबों को सहाय की युक्त कीमत पर वस्तुएं, ठीक है, किसानों को उचित दाम भी मिल गया और हमें कोटा की दुकान पे कम कीमत पे वस्तुएं भी मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है आजीविका को धारणी बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण
क्यों आवश्यक है? आजीविका को धारणी का मतलब सतत बनाने के लिए, यानी चलता रहेगी। ऐसा नहीं कि आज आजीविका मिल रही है कल को ना मिले। तो धारणी का मतलब ये चलता रहे, सतत बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण का मतलब कृषि में कोई एक ही काम ना हो, कृषि से रिलेटेड बहुत सारे काम उत्पन्न किए जाए, बहुत सारे कामों को बनाया जाए। तो ये क्यों आवश्यक है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे आजीविका को धारणी बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण आवश्यक है, क्योंकि अब इसको आप पॉइंट में लिखेंगे, है ना। कृषि एक मौसमी गतिविधि है, हम सब जानते हैं, मौसम के हिसाब से कृषि होती है, अलग अलग फसल होते हैं, अतः इसे अन्य गतिविधियों के द्वारा पूरक बनाने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने मान लीजिए कि अक्टूबर में कुछ बोया है, अक्टूबर में, तो ये 4 महीने, उसके अगले जो 4 महीने होंगे आप बैठेंगे तो इस 4 महीने में आप कोई और काम कर लें। जैसे कि किसानों के पास गाय भैंस रहे जिसका वो डेयरी प्रोडक्ट बना सकते हैं, डेयरी खोल सकते हैं, या फिर कोई अन्य काम जो कृषि से रिलेटेड हो। ठीक है। आजीविका के लिए पूर्णतः खेती पर निर्भर रहने में बहुत खतरा है। ये सीधी सी बात है। हम अगर खेती पे डिपेंड रहेंगे, खेती चौपट हुई तो फिर हमारी आजीविका भी डिस्टर्ब होगी। ग है, यह ग्रामीण लोगों को अनुपूरक लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एवं आय के उच्च स्तर द्वारा निर्धनता उन्मूलन करने में सक्षम बनाता है। यानी कि अगर हम विविधीकरण करते हैं, विविधीकरण का मतलब क्या है कि डेयरी प्रोडक्ट हुआ, और भी अन्य काम है, टोकरी वोकरी की बुलाई, या फल प्रसंस्करण, अचार बनाना, जैम बनाना, जेली बनाना, या अन्य ऐसे कई काम जो खेती के प्रोडक्ट पे निर्भर है। मत्स्य पालन हुआ, मधुमक्खी पालन हुआ, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या करता है कि गरीबी को हटाने में ये सारी चीज़ें सक्षम होती हैं। छठा प्रश्न है, भारत के ग्रामीण विकास में ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था की भूमिका की आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था क्या है? बैंकिंग प्रणाली के तेजी से विस्तार का ग्रामीण कृषि व गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जाहिर सी बात है, सरकार ने बैंक खोला ग्रामीण इलाके में, गांव वालों के लिए, ग्रामीणों के लिए, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति के बाद ऋण सुविधाओं ने किसानों को अपनी उत्पादन आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण की विविधताओं का लाभ उठाने में मदद की है। अनाज के सुरक्षित भंडारों के चलते अकाल अतीत की घटना बन चुकी है। इस समय अकाल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो किसानों से अनाज को खरीद लेती है एक उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, और उसको वो भंडारण करती है। तो कोटा की दुकानों पे तो बेचती ही है, साथ ही साथ वह जो कोल्ड स्टोर में भंडारित होते हैं, कभी अगर ऐसी स्थिति आ गई तो देश में वह निःशुल्क बांटती भी है। तब भी ग्रामीण बैंकिंग द्वारा निम्नलिखित समस्या का सामना किया जा रहा है। मतलब हमें आलोचनात्मक व्याख्या करनी है तो कुछ उसकी कमियां भी हम बताएंगे। तो अपर्याप्तता मतलब यह कि जितनी मांग है उसके हिसाब से बहुत कम है ग्रामीण बैंक। दूसरा है संस्थागत स्रोतों की अपर्याप्त कवरेज। संस्थागत ऋण व्यवस्था असफल रही है क्योंकि यह पूरे देश के ग्रामीण किसानों को कवर करने में विफल रहा। वही बात है, थोड़ा सा इसको अलग करके लिखा है कि पूरे किसानों को नहीं कवर कर रहा है। इन सब जो संस्थागत स्रोत हैं या बैंक हैं, इन सब का ज़्यादा फ़ायदा पंजाब के, हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान उठा रहे हैं, उठाया। बाकी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ के किसानों को इस संस्थागत स्रोतों ने कवर नहीं किया। अपर्याप्त राशि की मंजूरी, किसान को जितना चाहिए उतना नहीं मंजूरी मिलती, उससे कम भी मिलती है ना। सीमांत या निर्धन किसानों की ओर कम ध्यान दिया गया। जो किसान बिल्कुल निर्धन है या दूसरों की खेती पे जाके काम कर रहे हैं, दूसरों की जोत पे, या फिर अपने भूमि को खो चुके हैं, उन किसानों के ऋण की आवश्यकताओं पे कम ध्यान दिया जा रहा है। और लास्ट है बढ़ती देय राशि। कृषि ऋण में अति देय राशि की समस्या चिंता का विषय बना हुआ है। लंबे समय से कृषि ऋण का भुगतान न कर पाने वालों की दरों में वृद्धि हुई है। भैया लोन तो ले लेते हैं किसान, लेकिन उसको चुका नहीं पाते किसी न किसी समस्या से। सीधी सी बात है, आधारभूत समस्याएं अगर नहीं जाएंगी तो किसान ऋण तो ले लेगा लेकिन उसे चुका नहीं पाएगा। तो 50% से अधिक उधार
ये देखिए 50% से अधिक उधारकर्ता को जानबूझकर ऋण का भुगतान न करने वाली की श्रेणी में रखा गया है। यह बैंकिंग प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए खतरा है और इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। मतलब किसान भाई कहीं होते हैं कहीं कहीं कि वो जानबूझकर नहीं ऋण चुकाते हैं, वो सोचते हैं हमें माफ़ कर दिया जाए या फिर ऋण ले लेते हैं, चुकाने ही नहीं आते। तो इस तरह से क्या होगा, बैंकिंग व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। तो ये सारी आलोचनाओं में आप ये 5 जो है पॉइंट लिखेंगे। अब जब आलोचनात्मक वर्णन हम करते हैं तो लास्ट में परिस्थिति को सुधार करने के लिए जो बातें हैं वो भी कह देते हैं। तो 2 पॉइंट हैं यहाँ कि बैंकों का अपना दृष्टिकोण केवल उधारदाताओं से बदलकर बैंकिंग संबंधों के निर्माण के रूप में बनाया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि बैंक अपना काम बिल्कुल टाइटली करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उधारदाता केवल उधार ही देने वाले बने। किसानों को बचत और वित्तीय संसाधनों के कुशल उपयोग की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब किसान केवल ऋण ही न ले बल्कि बचत करें और बचत बैंकों में जमा भी करें। ठीक है, केवल बैंक उनको एक ऋणदाता ही न बनाए बल्कि बचत करने वाला बनाए, उसके लिए भी प्रोत्साहित करें। ओके, 7वां है देखिए, कृषि विपणन से आपका क्या अभिप्राय है। कृषि विपणन यानी कि जो एग्रीकल्चर है उसकी मार्केटिंग यानी कि कृषि में जो भी उत्पादन हो रहा है उसको मार्केट तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। तो इसमें आप लिखेंगे उत्तर, कृषि विपणन एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि उत्पादों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, बैंकिंग, वर्गीकरण और वितरण शामिल है। एक एक करके इसे समझ लेते हैं। संग्रह का मतलब कि जो भी खेत में उत्पन्न किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, उसको संग्रहित किया जाए, कलेक्ट किया जाए, फिर उसको कलेक्ट करके उसका सुरक्षित भंडारण किया जाए। प्रसंस्करण यानी कि जो चीज़ें सड़ने वाली है उसको इस तरह से, जैसे कि आम सड़ने वाली चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा तो उसको अचार, जैम, जेली बनाया जाए, प्रसंस्करण करना। और परिवहन यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए या कहीं और ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। बैंकिंग होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बीच में जब ज़रूरत पड़ती है पैसे की तो बैंकिंग की सुविधा। वर्गीकरण यानी कि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग मौसम में या अलग अलग भौगोलिक वितरण के हिसाब से उनका वर्गीकरण और वितरण शामिल होना चाहिए, यानी कि वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो भारतीय कृषि बाजार असक्षम और कुछ हद तक आदिम काल के हैं। ये इन्होंने कटाक्ष यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये कि भारतीय कृषि बाजार जो है वो आदिम काल के, जैसे पुराने चलते आए हैं वैसे आज भी चल रहे हैं। न्यूनतम समर्थन कीमत गेहूं और चावल के पक्षों में पक्षपाती है, यानी कि ये एक जैसा नहीं है। गेहूं और चावल में किसानों का भला नहीं होता, न्यूनतम समर्थन कीमत पे वो कम होता है। व्यावसायिक कृत भारतीय कृषि ने संसाधन पूर्ण क्षेत्रों को अधिक लाभान्वित किया है, यानी कृषि जब व्यवसायीकृत होती है, ऐसी चीज़ों की कृषि जो व्यवसाय में, जैसे कि रबड़ की खेती, मसालों की खेती, कपास की खेती, तो ये लाभान्वित हुए हैं। पिछड़े क्षेत्रों में विपणन संरचनाएं काफ़ी हद तक व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करते। ठीक है, पिछड़े क्षेत्र जैसे कि मैंने बताया बिहार, पूर्वांचल, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में ये चीज़ें काम नहीं करती। दूसरा प्रश्न है, कृषि विपणन प्रक्रिया की कुछ बाधाएं बताइए। यानी कि ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात मैंने अभी की पिछले क्वेश्चन में, उसमें क्या बाधाएं आएंगी। तो पहला, इसको भी पॉइंट में आप लिखेंगे, कृषि बाजार पर अभी भी निजी क्षेत्र का प्रभुत्व है। कुल उत्पादन का केवल 10% सहकारी समितियों को मिलता है, शेष निजी क्षेत्र को चला जाता है। यानी कि निजी क्षेत्र अभी भी यहाँ मास्टर है और निजी क्षेत्र अपनी मनमानी से मार्केटिंग करता है। और निजी क्षेत्र का मार्केटिंग करना यानी कि अनाजों के दाम का बढ़ जाना, क्योंकि निजी क्षेत्र लाभ की भावना से काम करता है। ख है, उचित भंडारण सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि कोल्ड स्टोरेज, भंडारण गृह, गोडाउन, इन सब की बात तो कर रही है सरकार, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये नहीं है। तो ग्रामीण उत्पादन का 10% उत्पादन हर वर्ष भंडारण सुविधाओं के कारण, असुविधाओं के कारण बर्बाद हो जाता है। कहीं बारिश आ गई, गीला हो गया, गेहूँ के बोरे गीले हो गए, खराब हो गए, सड़ गए, तो बर्बाद होता है। ग है, आज भी 12मासी सड़कों की कमी है, यानी कि हमेशा चलायमान सड़कें कहीं नहीं हैं। कहीं ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, कहीं मतलब जाड़े के दिनों में घंटों जाम है,
तो इस तरह की स्थितियां आती हैं तो भंडारण सुविधाएं नहीं हैं, वे सही बाजार स्थितियों का इंतजार कर सकें, सड़कें इतनी नहीं कि वे अपना उत्पादन विनियमित बाजारों में जाकर बेच सकें, तो वे अपने फसलें कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, जो किसान होते हैं। घ है, भारतीय किसानों में बाजार की जानकारी एवं सूचना की कमी है। सीधी सी बात, भारतीय किसान ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कि वो अशिक्षित हैं और वो नहीं जानते क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है भारत के मार्केट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तो बाज़ार की मौजूदा कीमतों की जानकारी के अभाव में वे अपना उत्पादन क्या करते हैं, कम कीमत पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, कृषि विपणन के कुछ उपलब्ध वैकल्पिक माध्यमों के उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। यानी कि कृषि की मार्केटिंग का और क्या ऑप्शन है और क्या विकल्प है। तो क्या क्या है, प्रत्यक्ष बाजार, कुछ ऐसे बाजार शुरू किए गए जहां किसान स्वयं ही उपभोक्ता को उत्पादन बेच सके। जैसे सरकारी मंडी, आप लोगों ने सुना होगा, मंडी होती है गांव के पास में, मतलब 2-4 गांव हैं उसके बीच में एक मंडी होती है, वहां पे किसान जो होते हैं स्वयं अपना जो उत्पादन है वो बेच सकते हैं। और बिचौलिए जो होते हैं, दलाल या बिचौलिए, मध्यस्थ कहा जाता है, वो इसमें नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में अपनी मंडी, पुणे की हाट बाजार मंडी, ये सब मंडियाँ विकसित की गई हैं, इनको प्रत्यक्ष बाजार कहेंगे। फिर है बहुराष्ट्रीय कंपनी और बड़ी भारतीय कंपनियों के साथ गठबंधन। मतलब ये कि बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए मैगी की कंपनी, तो मैगी के लिए चावल या गेहूं चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट चाहिए वो किसानों के खेत में जाके पहले से बोल देंगे कि हम इतने दाम में लेंगे भैया, आप उगा लो इसे। ठीक है, तो वो किसान जो है वो सीधे बहुराष्ट्रीय कंपनी या बड़ी कंपनियों से गठबंधन कर लेते हैं। ठीक है, एक शर्त के तहत कि हाँ हम इतने में आपका खरीदेंगे, आप ये चीज़ उगाओ। ठीक, तो इसमें क्या है, कुछ किसानों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा फूड चेन के साथ गठबंधन किया है और एक पूर्व निर्धारित कीमत, इसका मतलब पहले से जो तय की गई है कीमत पर कंपनियों को सीधा अपना उत्पादन बेचने को तैयार हो जाते हैं, परंतु उनसे गुणवत्ता फसल उत्पादन वांछनीय होता है। मतलब अच्छा फसल करोगे तभी लेंगे मैगी वाले, नहीं तो नहीं लेंगे। बहुत बार ये कंपनियां कृषि आदान और कभी कभी फसल बीमा भी उपलब्ध कराते हैं कि अगर फसल बीमा चौपट हो गया फसल तो भी बीमा रहेगा आपका। वे एक पूर्व निर्धारित कीमत पर उत्पादन खरीदने को आश्वासन देते हैं। इससे किसानों को जोखिम कम हो जाता है और उनका उत्पादन बढ़ जाता है। जैसे कि पहले से अगर किसी किसान को, अगर एक किसान भैया है, इनको बोला जाए कि भैया आपको 1000 रुपये क्विंटल पर आपका मैं सामान ले लूँगी, आप उगाओ, तो आप ये किसान ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाना शुरू कर देगा कि पहले से तय हो गया है 1000 क्विंटल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, कृषि विपणन का विकल्प है। ठीक है, कृषि विपणन यानी कि मार्केटिंग का विकल्प होती हैं। 10वां है स्वर्णिम क्रांति और हरित क्रांति में अंतर स्पष्ट करें। स्वर्णिम क्रांति क्या है? हरित क्रांति अक्टूबर 1965 में कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए शुरू की गई एक रणनीति थी, जिसके अंतर्गत उच्च पैदावार वाली किस्में, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशक आदि उपलब्ध कराए गए। देखो ये ना उल्टा लिख गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा माफ़ करना, मैनेज करना। यहाँ पे ये हरित क्रांति है, ठीक है, और ये जो स्वर्णिम क्रांति है ये है 1991-2003 की अवधि को स्वर्णिम क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में बागवानी में नियोजित निवेश अत्यधिक उत्पादक बन गया और यह क्षेत्र एक स्थायी आजीविका के विकल्प के रूप में उभरा। यानी हरित क्रांति हाई यील्डिंग सीड और मतलब खेती के लिए था, उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं, और स्वर्णिम क्रांति बागवानी में था। ठीक है, तो ये दोनों अंतर इसमें है। 11वां है, क्या सरकार द्वारा विपणन सुधार के लिए अपनाए गए विभिन्न उपाय पर्याप्त हैं? व्याख्या कीजिए। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा इस प्रश्न के लिए कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि सरकार द्वारा कृषि विपणन के लिए अपनाए गए विभिन्न उपाय पर्याप्त हैं। क्यों? भारतीय कृषि बाजार अकुशल, बहुत हद तक आदिम काल के हैं, यानी पुराने हैं। न्यूनतम समर्थन कीमत गेहूं चावल की फसलों के पक्ष में पक्षपाती है। व्यवसायी भारतीय कृषि ने संसाधन पूर्ण क्षेत्रों को अधिक लाभान्वित किया है ना, यानी कि व्यवसायिक भारतीय कृषि ज़्यादा बढ़ रहा है। पिछड़े क्षेत्रों में विपणन संरचनाएं काफ़ी हद तक व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करती।
ठीक, तो ये जो है इसकी कमियां हैं। 12वां क्वेश्चन आ जाइए, ग्रामीण विविधीकरण में गैर कृषि रोजगार का महत्व बताइए। गैर कृषि रोजगार, अभी अभी ग्रामीण विविधीकरण की बात एक क्वेश्चन में की गई थी कि धारणीयता कैसे बनी रहेगी। तो ग्रामीण विविधीकरण में गैर कृषि रोजगार यानी कृषि से हटके रोजगार जो है वो, तो विविधीकरण का तात्पर्य तो फसल विविधीकरण से है या उत्पादन गतिविधियों के विविधीकरण से, जिसका अर्थ है कृषि गतिविधियों से गैर कृषि गतिविधियों में स्थानांतरित होना। सीधी सी बात है, कृषि गतिविधियों से गैर कृषि गतिविधियों में चला जाना। जैसे कि अगर एक किसान की खेती में ज़्यादा नहीं हो रहा है तो वो डेयरी खोल ले या फिर मधुमक्खी पालन करे, मत्स्य पालन करे। इनमें क्या क्या गतिविधियां हैं ये देख लेते हैं। कृषि प्रसंस्करण गतिविधियां, खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियां, मतलब अचार बनाना, जैम जेली बनाना, ठीक है, और भी तरह तरह के जो कृषि से रिलेटेड चीज़ें जो कि प्रसंस्करित हों, प्रिजर्वेटिव चीज़ें है ना, जिसमें अचार है, जैम जेली है, चटनियाँ बनाना, तरह तरह की पापड़ बनाना। फिर है चमड़ा उद्योग, हस्तशिल्प, पर्यटन, मिट्टी के बर्तन बनाना, हथकरघा आदि। इसमें से आपको सब समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं समझ रही हूँ पर्यटन नहीं समझ में आ रहा होगा कि गांव में पर्यटन का क्या काम। तो भाई देखो, सभी गांव एक जैसे नहीं होते हैं। मान लो कि राजस्थान का कोई गांव है, वहाँ बहुत पर्यटक जाते हैं, तो गांव वाले क्या करें, अपने घर का, अब वो लोग बहुत ही वहाँ के ग्रामीण इलाकों से या वहाँ की संस्कृति को पास से जानना चाहते हैं, तो वहाँ के लोग, ग्रामीण इलाकों के लोग क्या करते हैं, अपने घरों में उनको एक गेस्ट के रूप में या एक होटल जैसे दिया जाता है, उसके रूप में कमरा देते हैं, घर का खाना खिलाते हैं, उनको आसपास घुमाते हैं, वहाँ के कल्चर को उनको जानने का मौका मिलता है जो टूरिस्ट आते हैं, और इनको वो पैसा देते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण पर्यटन में भी आ जाता है। ओके, अगला है पशुपालन। पशुधन मतलब कि अगर किसान है तो उसको पशु भी पाल सकता है, बकरी, गाय, भैंस। तो पशुधन आय की स्थिरता, खाद्य व पोषकता सुरक्षा को बढ़ावा देती है तथा 70 मिलियन सीमांत व छोटे किसानों को वैकल्पिक रोजगार का साधन प्रदान करता है। आप अक्सर देखते होंगे गांव में दूध, दही ये सब मिलता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग खेती के साथ साथ गाय भैंस भी पाला करते हैं। ऑपरेशन फ्लड के द्वारा 60-2002 के बीच भारत का दुग्ध उत्पादन 4 गुना बढ़ा। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का मतलब कहीं बाढ़ आ जाना नहीं, बल्कि दूध की नदियाँ बहना, यानी दूध का उत्पादन इसमें बढ़ा था। मत्स्य पालन यानी मछली का पालन, तो कुल मछली उत्पादन का सकल घरेलू उत्पाद में 1.4% का योगदान है। मत्स्य क्षेत्र निम्न आय स्तर, श्रम की गतिशीलता व निम्न स्तर व निरक्षरता के उच्च स्तरों से ग्रस्त है। कि मछली का पालन लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसको उच्चीकृत करके नहीं कर रहे हैं, उसको फॉरवर्ड तरीके से नहीं कर रहे हैं, वो बैकवर्ड है अभी भी। निर्यात बाजार का 60% तथा 40% आंतरिक मत्स्य व्यापार का संचालन महिलाओं के हाथ में है। यानी महिलाएं मछलियां पकड़ रही हैं, बेच रही हैं, यहाँ से वहाँ ले जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। लास्ट है उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान जो है 1991 से 2003 की अवधि को स्वर्णिम क्रांति कहा जाता है। इस दौरान अभी स्वर्णिम क्रांति आया था, उसमें भी मैंने बताया कि बागवानी में सुनियोजित निवेश बहुत ही उत्पादक सिद्ध हुआ। तो उद्यान विज्ञान भी कृषि का एक विकल्प है और इस क्षेत्र ने एक धारणी वैकल्पिक रोजगार का रूप धारण किया। बागवानी में लगे कितने ही कृषकों की आर्थिक दशा में बहुत सुधार हुआ। ये उद्योग अब अनेक वंचित वर्गों के लिए आजीविका को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हुए। ठीक है, तो 4 हैं इसमें उपाय, जिसमें से उद्यान विज्ञान। 13वां प्रश्न है, विविधीकरण के स्रोत के रूप में पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी के महत्व पर टिप्पणी करें। फिर उसी बात को बताया जा रहा है, घुमा के पूछा जा रहा है, तो हम लोग भी चलिए इसमें उत्तर लिख देते हैं। पशुपालन का महत्व क्या है? तो भारत में कृषक समुदाय प्राय मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था का अनुसरण करता है। इसमें गाय, भैंस और मुर्गी, बत्तख बहुतायत में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं वो गाय, भैंस और मुर्गी, बत्तख ज़्यादा पालते हैं। मवेशियों के पालन से परिवार की आय में अधिक स्थिरता आती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन, पोषण आदि की व्यवस्था भी परिवार की अन्य खाद्य उत्पादक गतिविधियों में अवरोध के बिना ही प्राप्त हो जाती है। मतलब यह कि खाद्य सुरक्षा तो होती ही है, परिवहन यानी कि जो परिवहन है
बैल है किसी के पास तो बैलगाड़ी बना सकता है, घोड़े हैं घोड़ा गाड़ी बना सकता है। ईंधन यानी कि गोबर जो होता है उसके ईंधन बनते हैं। पोषण आदि की व्यवस्था, मुर्गी अगर पाल लो तो अंडे मिलेंगे, तो ये सब व्यवस्था भी हो जाती है। ख है आज पशुपालन क्षेत्र में देश के 7 करोड़ छोटे व सीमांत किसानों की और भूमिहीन श्रमिकों को आजीविका कमाने के वैकल्पिक साधन सुलभ करा रहे हैं। महिलाओं की भी एक बड़ी संख्या इस क्षेत्र में रोजगार पाती है। जाहिर सी बात है महिलाएं भी इस काम में लगी हुई हैं। कुछ नहीं तो गाय का दूध निकालना, भैंस का दूध निकालना, उनके गोबर के उपले बनाना, तो ये महिलाएं भी इस कार्य में लगी हुई हैं। अब मत्स्य पालन का महत्व क्या है? आज देश के समस्त मत्स्य उत्पादन का 49% अंतर्वर्ती देशों और 51% महासागरीय क्षेत्रों से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अंतर्वर्ती देशों मतलब कि देश के उन भागों में भी मत्स्य पालन हो रहा है जहां समुद्र नहीं है, और जो महासागर के इर्द गिर्द तटीय प्रदेश है वहां भी 51% हो रहा है, यानी आधे आधे की हिस्सेदारी है। यह मत्स्य उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद का 1.4% है। सागरीय उत्पादकों में प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये तटीय प्रदेश है। यद्यपि महिलाएं मछलियां पकड़ने में काम में नहीं लगी हैं, पर 60% निर्यात और 40% आंतरिक मत्स्य व्यापार को संचालन इन्हीं के हाथों में है। कैसे? बाजार में ले जाना, बेचना, मछलियों को साफ करना, उनके पीसेस करके पैक कराना, ये सारी चीज़ें महिलाएं कर रही हैं। उद्यान विज्ञान की बात अब कर लें तो उद्यान विज्ञान यानी बागवानी, ये उसी बात को दोहरा रहे हैं हम लोग। 1951-2003 के बीच की अवधि को स्वर्णिम क्रांति कहा जाता है, क्योंकि बागवानी इस समय बिल्कुल चरम पे थी। अच्छा इसने उत्पादन किया। भारत आम, केला, नारियल, काजू जैसे फलों और अनेक मसालों के उत्पादन में आज भी विश्व में अग्रणी माना जाता है। फल सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। इस बात को ध्यान रखिएगा, फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। बागवानी में लगे बहुत से कृषकों की दशा में सुधार हुआ है। पुष्पारोपण यानी कि फूल उगाना, पौधशाला की देखभाल, नर्सरी खोलना, संकर बीजों का उत्पादन, हाइब्रिड बीजों का उत्पादन करना, उत्तक संवर्धन, फल फूलों का संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, महिलाओं के लिए अभी अधिक आय वाले रोजगार बन गए हैं। तो उद्यान विज्ञान, बागवानी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। 14वां प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी धारणी विकास तथा खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करती है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि सूचना हमें मिल रही है, टीवी है, रेडियो है, टेलीफोन है, अन्य चीज़ें हैं, अखबार है, न्यूज़पेपर है, मीडिया है, ये सब जो है खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति में बहुत योगदान कैसे दे रहे हैं? तो उत्तर हम लिखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए हैं। 21वीं शताब्दी में देश में खाद्य सुरक्षा धारणी विकास में जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो निर्णायक योगदान दे सकती है। सूचनाओं और उपयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सरकार सहज ही खाद्य सुरक्षा असुरक्षा की आशंका वाले क्षेत्रों का समय रहते अनुमान लगा सकती है। कहीं मान लो सूखा पड़ गया, कहीं कुछ हो गया, तो सॉफ्टवेयर के द्वारा ये पता चल जाता है। कृषि क्षेत्र में तो इसके विशेष योगदान है। प्रौद्योगिकी द्वारा उदयमान तकनीक यानी नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है खेती करने की, कीमत, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहाँ से होता है पता चलता है लोगों को? न्यूज से। मौसम तथा विभिन्न फसलों के लिए मृदा की दशाओं की उपयुक्त जानकारी, आपको मालूम होगा ज्ञानवाणी और किसान का चैनल ऐसे चलता है, वो सब बताते हैं कि आप किस प्रकार की मिट्टी में क्या खाद डालना चाहिए, किस फसल में कौन सा खाद या कीटनाशक डालना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सूचना से ही मालूम चलती है। सूचना प्रौद्योगिकी इसमें सहायक है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की संभावना दी है। इसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक गांव को एक ज्ञान केंद्र बनाना है, यानी कि गांव में भी लोग ज्ञानी बने, वहाँ पे समझदार बने, अपनी जो चीज़ें कर रहे हैं उत्पादन उसको समझदारी पूर्ण करें। अगला क्वेश्चन है, जैविक कृषि क्या है? यह धारणी विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है? तो जैविक कृषि का अर्थ क्या है? प्राकृतिक रूप से खाद्यान्न उगाने की प्रक्रिया, मतलब कि इसमें कोई रासायनिक खाद नहीं डाला जाएगा बल्कि गोबर का खाद डाला जाए। तो ये सारी चीज़ें प्राकृतिक रूप से, यह विधि रासायनिक उर्वरक और विषजन्य कीटनाशकों के प्रयोग की अवहेलना करती है। यानी जैविक खेती बहुत ही अच्छी है, ठीक है। जैसे घर में हम लोग अगर उगा रहे हैं तो इसमें क्या होता है, खाद कैसे डाले जाएंगे? गोबर के या फिर जो कचड़े होते हैं घर के, छिलकों के, अनाज के छिलके मान लो, या सब्जियों के, फलों के छिलके, पत्तियों के, तो इन सबको सड़ा के जो खाद बनाया जाता है उसका प्रयोग किया जाता है।
तो धारणी विकास का क्या अर्थ है? यह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी के विकास के लिए भावी पीढ़ी की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता, यानी कि आज हम अगर कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी भी खाए। यह संसाधनों के प्रयोग को निषेध नहीं करता, परंतु उनके उपयोग को इस तरह प्रतिबंधित करने का लक्ष्य रखता है कि वे भविष्य पीढ़ी के लिए बचे रहें। जैविक कृषि तथा धारणी विकास से के अर्थ से यह स्पष्ट है कि यदि जैविक कृषि किसी प्रकार से रासायनिक उर्वरक, विषजन्य कीटनाशक का प्रयोग नहीं कर रही है तो यह भूमि क्षरण में योगदान नहीं करेगी, यानी कि जो वहाँ की ज़मीन है ना, वो हमेशा उर्वरक बनी रहेगी। नहीं तो कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि भी बंजर बन जाती है। तो आज तो हमने फसल उगा ली कीटनाशक के प्रयोग से और रसायन के प्रयोग से, लेकिन वो भूमि हमारे पीढ़ियों, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सही नहीं रहेगी। यहाँ महंगे कृषि आदानों जैसे संकर बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि को स्थानीय स्तर पर उत्पादित जैविक आदान विकल्पों से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जैसे कि रासायनिक उर्वरक को गोबर से, गोबर के खाद से, या वर्म जो केंचुओं की खाद है उससे, कीटनाशकों की जगह पे अन्य कुछ जो घर में बना करके तेल या कुछ ऐसा उसका छिड़काव कर दें। ठीक है, यदि भूमि का क्षरण नहीं हो रहा है तो यह पर्यावरण अनुकूल कृषि विधि है, अतः यह धारणी विकास को बढ़ावा देती है। 16वां क्वेश्चन है, जैविक कृषि के लाभ और सीमाएं स्पष्ट करें। अब भाई जैविक कृषि तो बहुत अच्छी है, ये हमने प्रश्न 15 के उत्तर में जान लिया। अब यहाँ पे उसकी सीमाएं क्या है, तो लाभ क्या है पहले ये देख लें। जैविक कृषि महंगे आगतों जैसे संकर बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के स्थान पर स्थानीय रूप से बने जैविक आगतों के प्रयोग पर निर्भर होती है। ये आगतें सस्ती होती हैं, भाई जाहिर सी बात है, रासायनिक आप जाएंगे खाद लेने तो महंगा होगा, और गाय का गोबर कौन सा महंगा है या भैंस का गोबर, तो सस्ती होती हैं और इनके कारण इन पर निवेश से प्रतिफल अधिक मिलता है। विश्व बाजारों में जैविक कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग के कारण इसे निर्यात से भी अच्छी आय हो सकती है। ठीक है, इसके निर्यात से भी अच्छी आय हो सकती है, क्योंकि बाहर के देशों में भी कहा जाएगा कि अरे वाह, कौन सा ऐसा खाद डाला जा रहा है जिससे कि भूमि बेकार नहीं हो रही, बंजर नहीं हो रही। अगला है, जैविक कृषि हमें परंपरागत कृषि की तुलना में अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है। ये उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से धारणी विधियों द्वारा उत्पादित होते हैं। यह छोटे किसानों के लिए अधिक उपयुक्त है जो महंगे कीटनाशक, उर्वरक और अन्य आगतों का खर्च नहीं उठा सकते, यानी कि चीप एंड बेस्ट, सस्ता भी और सबसे अच्छा भी क्या है, जैविक कृषि। अब सीमाएं क्या है इनकी? प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि की लागत रासायनिक कृषि से उच्च रहती है, यानी कि आप अगर शुरुआत करोगे गाय के गोबर से खाद बनाने की, या फिर कीटनाशक कोई अलग ढंग के कीटनाशक की, तो इसमें क्या होता है ना, लागत ज़्यादा आती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। जैविक कृषि की लोकप्रियता के लिए नई विधियों के प्रयोग करने में किसानों की इच्छा शक्ति और जागरूकता जगाना आवश्यक है। मतलब ये उस टाइप से है, देखो जैसे आप बीमार हो, सिर में दर्द हो रहा है, तो आप थोड़ी देर सिर दबाने का या तेल रखने की कोशिश नहीं करोगे, आप तुरंत पेन किलर ले लो कि तुरंत ये ख़त्म हो जाए। तो वही चीज़ है कि जब कोई अच्छी चीज़ होती है उसमें टाइम लगता है, तो उसमें क्या चाहिए, इच्छा शक्ति और जागरूकता भी चाहिए। ठीक है कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सिर दर्द सही हो जाएगा, पेन किलर मत लो क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसी तरह से जैविक कृषि के लिए किसानों में इच्छा शक्ति और जागरूकता होनी चाहिए। अगला है, इन उत्पादों के लिए अलग से कोई उचित आधारिक संरचना या विपणन सुविधाओं की कमी है। भाई देखो, इसे बढ़ावा तो नहीं मिल रहा है, उसके लिए अलग से कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है। जैविक कृषि के लिए उपयुक्त कृषि नीति अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, कृषि नीति यहाँ पे प्रोत्साहित करना चाहिए सरकार को कि भैया जैविक खेती करो, हम आपके साथ हैं। फिर है, प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि से उत्पादन रासायनिक कृषि से उत्पादकता से कम होती है। ठीक है, वही चीज़ है कि रसायन से फटाफट बड़े बड़े लौकी, कद्दू सब होने लगेंगे, लेकिन जैविक कृषि से थोड़े मीडियम साइज़ के होंगे। तो बहुत बड़े स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए इसे अपनाना कठिन हो जाता है। बेमौसमी फसलों का जैविक कृषि में उत्पादन बहुत सीमित होता है। जैसे कि देखो, रसायन का प्रयोग करके हम लोग बेमौसमी फसलों को भी उगा लेते हैं। अमरूद देखो 12 आ रहा है, आम देखो हमेशा आ रहा है, तो ये कैसे संभव है? रसायन से। लेकिन जैविक कृषि में जो मौसम में हो सकता है वही होगा। फिर है लास्ट, जैविक रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं, अतः भारत जैसे गरीब देश इसका वहन नहीं कर सकता। जब उसकी लागत ज़्यादा आ रही है, लागत का मतलब ये हुआ कि उसमें टाइम लगता है और लागत ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा होता ही नहीं है ये, तो फिर
इसके पदार्थ महंगे हो जाते हैं, जैविक कृषि से जो आते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। 17वां लास्ट प्रश्न है, जैविक कृषि का प्रयोग करने वाले किसानों को प्रारंभिक वर्षों में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस बात को हम डिस्क्राइब करेंगे और इसी पे पॉइंट आउट करेंगे कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क है, प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि का उत्पादन रासायनिक कृषि से कम होता है। बहुत बड़े स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए अपनाना ये कठिन होता है। ख है, यह प्रारंभिक वर्षों में उपभोक्ताओं में भी कम प्रचलित होता है, कोई विपणन सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती। अगला है, जैविक उत्पादों की रासायनिक उत्पादन की तुलना में जल्दी खराब होने की संभावना रहती है। बेमौसमी फसलों का जैविक कृषि में उत्पादन बहुत सीमित होता है। ठीक है, तो ये जो है लास्ट क्वेश्चन में ये 3 इसके कमियां हैं या समस्याएं हैं जो जैविक कृषि को नहीं बढ़ा रही हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास में ये 17 क्वेश्चन का उत्तर आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और फिर समझ तो रही होंगे। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और अच्छा लगे तो एक लाइक तो ज़रूर दे दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि सभी को लाभ पहुँचे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।